अब हम लोग करेंगे एक्सप्रेशन फॉर थर्मल रेजिस्टेंस एक और। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था आपको, ध्यान दीजिए। तो ऐसा हेडिंग डाल देते हैं, अनदर एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, thermal resistance, another expression of thermal resistance। थर्मल एक्सप्रेशन का एक और एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमने आपको क्या बताया था, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वी नो दैट थर्मल रेजिस्टेंस होता है RTH इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन H। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और लास्ट टाइम पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया है यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, H इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L। याद है कि नहीं याद है? तो इस H को उठा के अगर मैं यहां पे रख दूं तो थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा T अपॉन KA डेल्टा T अपॉन L। तो बेटा डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिएगा, L इधर चला जाएगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस बराबर L अपॉन KA हो जाएगा। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला हो गया, लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में। ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाक से। देखिए वैसे तो इस फॉर्मूले का कोई खास पर्पस नहीं है, ठीक है, इस फॉर्मूले का कोई खास पर्पस नहीं है, लेकिन इसका एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस है वो ये है कि अभी हम लोगों को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स, कनेक्शन ऑफ रॉड्स। जैसे याद करिए 10th क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा करते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या करते थे, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला करते थे। R सीरीज में होता था तो R बराबर R1 प्लस R2 होता था, पैरेलल में होता था तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता था। ठीक है, तो वही सारे फंडे इस्तेमाल करके यहां पे निकालेंगे, अगर दो रॉड जोड़ दी जाए तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट। अगर आपने लास्ट टाइम का याद किया हो तो हमने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के पढ़ाया था। तो अब मान लीजिए दो रॉड मैंने जोड़ दी सीरीज में, तो अब दोनों की कुल मिला के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, ये निकालना है। आई बात समझ में? तो हमारा अगला टॉपिक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, R इक्वल टू L अपॉन KA, R इक्वल टू L अपॉन KA। तो अब हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म, वैसे भी यूनिफॉर्म सिलेबस में है, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रॉड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रॉड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रॉड्स। ठीक है, तो दो प्रकार से रॉड्स को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक सीरीज है और एक पैरेलल। तो लिखेंगे, देखिए फटाफट हेडिंग डाल दिया, लिखिए, टू और मोर यूनिफॉर्म रॉड्स कैन बी कनेक्टेड, फटाफट लिखिए, टू और मोर यूनिफॉर्म रॉड्स कैन बी कनेक्टेड, टू और मोर यूनिफॉर्म रॉड्स कैन बी कनेक्टेड by the following two ways। two or more conducting rods, conducting uniform rods, कुछ भी लिख दीजिए, है ना, अंडरस्टूड है, यूनिफॉर्म रॉड ही लेनी है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब होता है हर जगह से मोटाई बराबर रहेगी, ना कहीं से पतला कहीं ना कहीं से मोटा, हर जगह से मोटाई रॉड की बराबर रहेगी। ठीक है, तो टू और मोर यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रॉड्स कैन बी कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग two ways। नंबर 1 लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जगह रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के आगे ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा शॉर्ट में। ठीक है, जैसे आपने ऐसे लिखा होगा, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां भी जगह हो अगल बगल ऐसे बनाइए। इसमें क्या हो सकता है, दो रॉड्स होंगी, साइड बाय साइड अटैच होंगी, लेंथ अलग अलग हो सकती है,
मतलब बराबर भी हो सकती है, लेंथ अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेना है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब अपने सिलेबस में जो है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो लेना है दोनों रॉड्स का वो सेम लेना है, ठीक है। ये अलग मटेरियल है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगा, ये अलग मटेरियल है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगा, ठीक है। यहां पे इसकी लेंथ अगर L1 है तो इसकी लेंथ आप L2 कह सकते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो बीच में जॉइंट आया है दोनों का, यहां पे इंटरफेस बनता है, इसे इंटरफेस बोला जाता है। अगर शब्द यूज किया जाए इंटरफेस तो समझ जाइएगा कि सीरीज में जुड़े हैं और जहां पे कांटेक्ट हो रहा वहां पे, ठीक है। इस केस में हमें जो पढ़ना है वो ये है कि हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम लेना है। फिर दूसरा आपने लिखा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है इसमें हमारे पास दो रॉड्स होंगी। इसमें फर्क क्या है, इस केस में जो हम रॉड्स लेंगे उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि अलग ही हो, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, ठीक है। ये अलग मटेरियल का है K1, ये अलग मटेरियल का है K2। तो इसमें क्या है, क्या लेना है, सेम लेंथ सेम लेनी है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एरिया सेम लेना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंथ सेम लेनी है। ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ये करने जा रहे हैं कि जब दो रॉड्स को हम जोड़ेंगे सीरीज या पैरेलल में तो दोनों रॉड अलग अलग मटेरियल की होने के कारण उनका K का वैल्यू अलग अलग होगा। हमसे कहा जाएगा कि दोनों को मिला के टोटल इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कुछ भी कहिए K कितना आएगा, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, यानी एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, derivation for the expression of equivalent thermal conductivity, derivation for the expression of equivalent thermal conductivity, derivation for the expression of equivalent thermal conductivity of two uniform conducting rods, of two uniform conducting rods, of two uniform conducting rods, of two uniform conducting rods when they are connected in series, when they are connected in series। यानी कौन सा वाला केस है, पहला वाला, ठीक है। चलिए बाकी सब मिटा दिए, अब केवल इसी पे आ गए, ठीक है। तो कंसीडर द सिचुएशन, हमारे पास दो रॉड है जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी, इसलिए दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। सीरीज में हमने बता दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लिया जाता है, लेंथ अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि लेट द सिस्टम इज इन स्टडी स्टेट। याद होगा मैंने यही कहा था सब कुछ स्टडी स्टेट में ही पढ़ना है। स्टडी स्टेट का क्या मतलब होता है कि जितना हीट यहां से जा रहा है उतना ही यहां से पास हो जाएगा, उतना ही बाहर निकल जाएगा। एक चीज ये भी बताई थी, स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि H का वैल्यू कांस्टेंट हो गया है, कल मैंने लिखा था इस बार, ठीक है। स्टडी स्टेट में जितनी हीट एक तरफ से एंटर होती है उतनी ही हीट दूसरे साइड से बाहर निकल जाती है और H का वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट हो जाता है। आई बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, ओके। इस बात का इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा, बस मैंने याद दिलाने के लिए लिख दिया है, अदरवाइज इस बात का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस्तेमाल जब होगा तब बताएंगे, ठीक, ओके बेटा। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम दो रॉड क्यों लगाएं,
हम एक ऐसा मटेरियल लेंगे, हम एक ऐसे मटेरियल का रॉड लगाएंगे, एक ऐसे मटेरियल का रॉड बनाएंगे कि उसका लेंथ इन दोनों की टोटल लेंथ के बराबर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही होगा, ठीक है। स्टडी स्टेट में उतना ही हीट जितना हम दे रहे हैं, स्टडी स्टेट में इसमें भी हालात वही होंगे, ठीक है। अगर स्टडी स्टेट में ये वाला एंड हम T1 टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये भी T1 पे ही होगा, इसको T2 पे रखते हैं तो ये भी T2 पे होगा। तो ये जो नया मटेरियल है उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी आएगा वो इन दोनों के इक्विवेलेंट आएगा। नहीं पल्ले पड़ी बात, फिर से बोलता हूं। हमने क्या माना कि मान लेते हैं कि स्टडी स्टेट पर दो रॉड जो अलग अलग मटेरियल की बनी है, K1 K2 कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, लेंथ L1 L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है स्टडी स्टेट पे। स्टडी स्टेट पे क्या हुआ, मतलब स्टडी स्टेट पे ये मतलब हुआ कि यहाँ पे हायर टेम्परेचर T1 और यहाँ पे लोअर टेम्परेचर T2 मेंटेन्ड है, इस वजह से हीट फ्लो कर रही है और स्टडी स्टेट में मटेरियल फर्दर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो हीट जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हम फर्जी में दो मटेरियल का रॉड क्यों लगाएं, हमें एक ही रॉड बनाएंगे एक मटेरियल का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उस मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट होगा, तो जब हम रॉड बनाएंगे तो बराबर लंबाई की बनेगी L1 प्लस L2 की, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चौड़ाई भी सेम रहेगा, सेम कंडीशन रहेंगी सब कुछ, यानी अगर इसको भी हम T1 T2 पे मेंटेन करें तो इसमें भी सारी स्टडी स्टेट में कंडीशन वही फॉलो होगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, हम जानते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 होता है नहीं होता है। तो चलो, इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या R1 नहीं होगा, इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या R2 नहीं होगा, R बराबर L अपॉन K होता है, अभी कराया। इसका L कितना है L1, इसका K कितना है K1, इसका A कितना है A, R1 हो गया। ऐसे ही L अपॉन K, इसका L कितना है L2, K कितना है K2, A कितना है A, समझ गए। और अगर हम यहां निकालें इसका रेजिस्टेंस तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहां पे L कितना है L1 प्लस L2, K कितना है K इक्विवेलेंट, और A कितना है A तो वही है, नहीं बदलने पड़ेगा। R बराबर L अपॉन K A लगाना है, इसका L है, K K1 है, A है, तो L1 अपॉन K1 है। इसी प्रकार से L2 अपॉन K2 है, यहाँ पे L जो है L1 प्लस L2 है, K इक्विवेलेंट है और A ये है। वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करते हैं। R इक्विवेलेंट हो गया L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A, R1 हो जाएगा L1 अपॉन K1 A, ये हो जाएगा L2 अपॉन K2 A कैंसिल। अब क्या हो गया, बस एक लाइन में आंसर आ गया, L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। बस क्या करिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, तो क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट उस तरफ चला गया, अलग लिख लिया, बाकी ये L1 प्लस L2 नीचे आ जाएगा, L1 प्लस L2 होल अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। कुछ लोगों को डर लग रहा होगा एक्सप्रेशन देख के, बड़ा भारी भरकम एक्सप्रेशन बन रहा है, लेकिन ये भारी भरकम नहीं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा, इसको याद करना आसान है। ऊपर भी L1 प्लस L2 है, तो नीचे भी L1 प्लस L2 है, बस फर्क क्या करना है, नीचे में, नीचे वाले L1 प्लस L2 में L1 के अपॉन में K1 कर देना है, L2 के अपॉन में K2 कर देना है, इजी हो गया। ऐसे देखोगे, ऐसे तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। इसको हमने रेजिस्टेंस मेथड से किया है, इस वजह से ये दो लाइन में हो गया है। अगर इसको बुकिश मेथड से करते हैं तो ये अभी लंबा हो जाता और ज्यादा, ठीक है। बाय द वे वो अगर आपको चाहिए तो उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, वो हम आपको बता सकते हैं, नोट कर लीजिए।
चलिए अब पैरेलल वाला केस कर लेते हैं। ये डालिए डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी of two uniform conducting rods when they are connected in parallel. ठीक, तरीका वही है, बस डायग्राम आपको याद होना चाहिए। डायग्राम में भी कोई हाई-फाई चीज नहीं है। कंसीडर द सिचुएशन, लेट द सिस्टम इज इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में क्या है कि हमारे पास दो रॉड्स हैं, ठीक है, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। स्टडी स्टेट में मामला चल रहा है तो जितना हीट यहां से एंटर कर रहा है उतना हीट यहां से बाहर निकल रहा है। इसका हायर टेम्परेचर T1 है, लोअर टेम्परेचर T2 है। ये जिस मटेरियल का है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 और दूसरे वाले रॉड का K2 है। दोनों का लेंथ सेम है इसलिए L बना दिया। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फर्जी में हम ये दो रॉड अगल बगल सटा के क्यों लगाएं, हम डायरेक्ट एक रॉड लगाएंगे। जब एक रॉड लगाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। भाई बराबर क्रॉस सेक्शन चाहिए ना हमको, लेंथ बराबर होनी चाहिए। जो मटेरियल है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी उन दोनों के इक्विवेलेंट है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और यहां से जितना हीट एंटर कर रहा है उतना ही हीट यहां से बाहर निकल रहा है, क्योंकि स्टडी स्टेट। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरेलल में जुड़ा है, तो वी नो दैट इन पैरेलल ग्रुपिंग में 1/r इक्विवेलेंट, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, यानी काय की जरूरत है, R1, R2 और R इक्विवेलेंट की। R1 की व्यवस्था बनाते हैं। फिर वही चीज R इक्वल टू L अपॉन K। R1 इज इक्वल टू L कितना है, L तो सेम है, K कितना है K1, A कितना है A1, यहाँ पे R कितना हो जाएगा R2, L कितना है L, K कितना है K2, A कितना है A2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, L कितना L1 प्लस L2, K कितना K इक्विवेलेंट, और A कितना L है भाई, L है। ठीक है, L है, K इक्विवेलेंट है, एरिया A1 प्लस A2 है। ठीक है, वैल्यू रख दें, बोलो बोलो, ये और आसान है। पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट की जगह हो जाएगा L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस 1/r1, R1 कितना है L अपॉन K1 A1, ये कितना हो गया 1/L अपॉन K2 A2। समझे बात को, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो गया
K equivalent A1 plus A2 upon L, K1 A1 upon L, K2 A2 upon L, L कैंसिल, तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये भी याद करना आसान है, ऊपर भी A1 प्लस A2 है, नीचे भी A1 प्लस A2 है, लेकिन ऊपर वाले A1 A2 में रिस्पेक्टिवली K1 और K2 क्या है, मल्टीप्लाइड है। समझ गए? इसका भी डिराइव करने का दूसरा मेथड है, लेकिन थर्मल रेजिस्टेंस के मेथड से ज़्यादा आसान हो गया है। अगर दूसरा वाला मेथड चाहिए तो उसका वीडियो है हमारे पास, वो हम बता सकते हैं आपको। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरफेस आया, जो इंटरफेस आया उसका टेम्परेचर कितना होगा, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है। ठीक है, तो डेरिवेशन हेडिंग डालिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन, derivation for the expression of temperature of interface of two rods, derivation for the expression of temperature of interface of two rods, temperature of interface of two rods when they are connected in series। वैसे ऑब्वियस है कि इंटरफेस तभी आया जब सीरीज में जुड़े। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ टू रॉड्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बाय द वे, केवल डेरिवेशन के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसको आप एज अ फॉर्मूला अगर याद करना चाहें तो करें, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस वाले क्वेश्चन जो कि हम अगले टर्म पे आपको कराएंगे उसको बिना फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो फिलहाल फॉर्मूला डिराइव करना है, इस वजह से इसका बस टेक्निक यहाँ जरूर यूज है, टेक्निक पे ध्यान दीजिए। फॉर्मूला जो आएगा वो तो जो आएगा सो आएगा, याद करना हो करना नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कैसे हो रहा है ये जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द सिस्टम इज इन स्टडी स्टेट, let the system is in steady state। ठीक है, consider the situation क्या है, हमारे पास दो रॉड्स हैं, एक रॉड ये वाली और एक रॉड वो वाली। इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं, इधर वाली L1 मान लेंगे, अच्छा लगेगा। इधर क्रॉस सेक्शन और इधर क्रॉस सेक्शन बराबर है, इधर टेम्परेचर T1 है, ये है इंटरफेस टेम्परेचर T0। ठीक है, ये T2 हो गया। इस T0 को कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका K2। स्टडी स्टेट में है, जितना हीट एक तरफ से एंटर होगा उतना ही हीट यहां से भी एंटर होके निकल जाएगा, उतना ही हीट पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने का जो मेन पॉइंट है वो है स्टडी स्टेट में H का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इन स्टडी स्टेट H का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि H1 और H2 बराबर रहते हैं, राइट? H1 H2 बराबर रहते हैं। भाई कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि पहले रॉड के थ्रू हीट करंट और दूसरे रॉड के थ्रू हीट करंट, यानी इस रॉड में हीट करंट H1, यही फंडा है इसका। बस यही एक मेन चीज है, बस फॉर्मूला लगाना है और हर बार आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्लियर? कैसे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। हमने मान लिया कि सिस्टम स्टडी स्टेट पे है, ये है इंटरफेस हमारा, इसी का टेम्परेचर निकालना है। T0 को करने के लिए क्या किया जाता है, ये किया जाता है कि स्टडी स्टेट पे H की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी H1 H2 बराबर है। अब H का फॉर्मूला क्या होता है, KA डेल्टा T अपॉन L, और यहां भी क्या होता है KA डेल्टा T अपॉन L। आप कहोगे सर दोनों तरफ बराबर लिख दी,
तो H1 पहली रॉड के लिए L1 हो गया, दूसरी रॉड के लिए L2 हो गया। ठीक है, पहली रॉड के लिए A है, दूसरी रॉड के लिए भी A है, तो घट जाएगा। पहली रॉड के लिए K1 है, दूसरी रॉड के लिए K2 है। अब बचा डेल्टा टी, यही मेन है, ध्यान सुनिएगा। पहली वाली रॉड में डेल्टा टी अगर लिखना है तो डेल्टा टी हमेशा हाई माइनस लो टेम्परेचर होता है। तो बनी बात है, इस वाली रॉड में T1 और T0 बताओ कौन बड़ा है, T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है? गुड, बेवकूफ है, T1 बड़ा है, क्योंकि हीट यहां से आप लो कर रहे, ये हाई है ये लो है। ठीक है, मूर्खों की जो जगह है, जो मंडली है, वो उसमें भी कुछ अधिराज लोग होते हैं। ठीक है, तो पहली रॉड में हाई ये लो ये, तो T1 माइनस T0 हो गया। दूसरी रॉड में अब बताइए, हीट यहां से आप लो कर रहे, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है? चलिए, कभी कभी बेइज्जती करना अच्छी बात होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। K1 T1 बस हो गया, बस सॉल्व करना है, केवल गणित रहेगी, फिजिक्स खत्म इसकी। K1 अपॉन L1 इंटू T0, K2 अपॉन L2 इंटू T0 माइनस K2 T2 अपॉन L2। ठीक है, T0 वाला उधर भेज दीजिए, बाकी इधर ले आइए। तो ये हो गया K1 T1 अपॉन L1, ये इधर आएगा। K2 T2 अपॉन L2, ये ऑलरेडी यहां बना हुआ है। K2 L2 T0, और ये इधर चला जाएगा, तो प्लस का K1 अपॉन L1 T0। समझ गए? अब इससे T0 हो जाए कॉमन, मैं लिख रहा हूं इधर T0 कर लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2। ये इधर जैसा लिखा है वैसे लिख दीजिए, K1 T1 अपॉन L1, और ये क्या हुआ, K2 T2 अपॉन L2। इसको उठा के नीचे फेंक देंगे, T0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा K1 T1 अपॉन L1 प्लस K2 T2 अपॉन L2 होल अपॉन K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2। ये है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस का फॉर्मूला। इसको भी देख के डरने की जरूरत नहीं है। K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2 ऊपर नीचे है, बस करना क्या है, ऊपर वाले में K1 अपॉन L1 के साथ T1 और K2 अपॉन L2 के साथ T2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस का फॉर्मूला हो गया, नोट करिए इसको। चलिए आज शुरू करते हैं थर्मल कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन सेकेंड मोड है हीट ट्रांसफर का। तीन मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कन्वेक्शन जो है थर्ड मोड है रेडिएशन का, सेकेंड मोड है रेडिएशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इसमें जैसे कंडक्शन में क्या था कि जब हीट ट्रांसफर होता है तो मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह पे खड़े खड़े वाइब्रेट करता है, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, हीटेड पार्टिकल का जो हीटेड पार्टिकल होता है वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। जैसे चाय बनने का केस सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप रोज देखते भी हो। ठीक है, मतलब चाय को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे बनते हुए, तो जब आप ऊपर का हिस्सा देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बीच से ऐसे 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 चाय की पत्तियां निकल के आ रही हैं। ठीक है, उग नहीं रही है, मतलब चाय की पत्ती जो गर्म हो जा रही है वो नीचे से ऊपर आ रही है। ठीक है, फिर ऐसे ही होता रहता है। तो ये चीज ऐसी है कि जब हम बर्नर में इस तरीके से, ये बर्नर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, जैसे एक्सपेरिमेंट बचपन में किया होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट पिंक कलर होता है, इसमें डाल देंगे, जब गर्म करेंगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट के पिंक पिंक पार्टिकल्स ऐसे ऐसे नाचते हैं। कैसे कैसे ऐसे, मतलब गर्म हुए तो गर्म वाले पोर्शन से ठंडे वाले पोर्शन तरफ चले, फिर वापस आए। ठीक है, इधर भी मतलब दोनों साइड चारों तरफ ऐसे ही होता है। ठीक है, बीच वाले पोर्शन में गर्म हुए, फिर लौट के पीछे से ऐसे इस तरीके से। आई बात समझ में? जैसे क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं
करंट्स कहते हैं, ठीक है, और फिनोमेना को कन्वेक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई? कन्वेक्शन क्या है? जब हम कभी किसी मटेरियल को हीट करते हैं, जब हम कभी किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो जो हीटेड पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म एरिया से निकल के ठंडे एरिया की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, ठंडे की तरफ मूव करने लगते हैं, यानी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स होने लगता है। इसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। ये कंडक्शन से तेज प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट करके जाएगा, अपनी एनर्जी दूसरे को देगा, फिर अगले वाले को देगा, ऐसे होता है। इसमें क्या है भैया, हम खुद ही करे ले रहे हैं। आई बात समझ में? तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में फर्क है। तो आपको लॉजिकली समझ में आ भी गया होगा कि कंडक्शन सॉलिड्स में होता है और कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड्स और गैसेस में होता है, क्योंकि जिसमें फ्रीडम है चलने का उसी में हो पाएगा। आई बात समझ में? तो हेडिंग डाल दीजिए आप, कन्वेक्शन, थर्मल कन्वेक्शन, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए थर्मल कन्वेक्शन। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, the process of transfer of heat, the process of transfer of heat from high temperature, the process of transfer of heat from high temperature zone to low temperature zone, the process of transfer of heat from high temperature zone to low temperature zone, the process of transfer of heat from high temperature zone to low temperature zone by actual movement of heated particles, by actual movement of heated particles, by actual movement of heated particles is called, the process of transfer of heat from high temperature zone to low temperature zone by the actual movement of heated particles is called thermal convection. Heated particles is called thermal convection, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिए फटाक से। चलिए अब इन्हें डालिए टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। तो लिखिए, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कन्वेक्शन दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन के अंदर लिखिए, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, नेचुरल कन्वेक्शन, नंबर वन natural convection, number two forced convection। number one natural convection, number two forced convection, natural convection, number two forced convection, ठीक है। हेडिंग डाल दिए नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, बस दोनों की डेफिनेशन ही लिखनी है, बाकी खत्म हो गया कन्वेक्शन, ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है? लिखिए, इफ द मटेरियल मूव्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, if the material moves due to difference in density, if the material moves due to difference in density, comma, the process of heat transfer is called natural convection. The process of heat transfer is called natural convection. अब इसको समझ लीजिए आप, ठीक है भाई। जब आप मटेरियल को गर्म करेंगे, किसी लिक्विड या गैस को जब आप गर्म करते हो, तो गर्म करने पे क्या होगा, कुछ जगह पे डेंसिटी हाई हो जाएगी और कहीं पे लो हो जाएगी, बनी बात है। हीट करेंगे तो कहीं पे डेंसिटी हाई हो जाएगी, कहीं लो हो जाएगी। तो डेंसिटी में चेंज की वजह से पार्टिकल ऑटोमेटिकली मूव करता है। तो जो चीज ऑटोमेटिकली हो रही, दैट इज नेचुरल, ठीक है। तो इसे कौन सा कन्वेक्शन कहेंगे? नेचुरल कन्वेक्शन। मतलब ये जो एग्जांपल आपको बताया, ये क्या है? ये नेचुरल कन्वेक्शन है, ठीक है, जो अपने आप हो रहा है। फोर्स्ड वाला क्या होगा? जिसको किसी फोर्सफुली, जिसको जो काम कराया जा रहा हो। पहले लिख लीजिए, समझाते हैं इसको, समझ में आ गया? तो नेचुरल कन्वेक्शन कंप्लीट हो गया। हेडिंग डाल दीजिए फोर्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन। लिखिए, if the heated material
if the heated material is forced to move, if the heated material is forced to move by an agency, if the material is forced to move by an agency like a pump or blower, समझ में आ गया होगा। ब्लोअर घर में यूज हो ही रहे होंगे, इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, तो ब्लोअर में क्या होता है, गर्म हवा फैन की हेल्प से क्या होती है, फेंकी जाती है ना। तो काम क्या हो रहा है, वो नेचुरल कुछ नहीं हो रहा, उसमें धक्का दे दे के हवा गर्म कर करके फेंकी जा रही है, किसके द्वारा, फैन के द्वारा। तो ये काम फोर्सफुली हो रहा है, नेचुरल नहीं। ठीक है, नेचुरल वाला कौन सा होता है बता देते हैं, रॉड वाला हीटर जो आजकल चल रहा होगा, जिसमें केवल एक रॉड लगी होती है। ठीक है, एक रॉड दो रॉड जिसमें लगी होती है, उसमें हीट हो गया, उसके बाद जहां भी डिफरेंस इन डेंसिटी मिला, पार्टिकल हवा का जो भी गर्म होकर उससे भाई उसके कांटेक्ट में जो हवा आएगी वो गर्म हो जाएगी। अब वो उसको जैसे डेंसिटी के हिसाब से जिधर जाना है वो चली जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, बाकी डेंसिटी के हिसाब से पार्टिकल कैसे वेरी कैसे कहां से जाता है, सोल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा। ठीक है, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन समझ गया। इफ द हीटेड पार्टिकल इज फोर्स्ड टू मूव by an agency like pump or blower, comma, the process of heat transfer is called forced convection. समझ गए, कन्वेक्शन कंप्लीट हो गया। कन्वेक्शन सिर्फ इतना ही, बल्कि हमने थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया है आपको, केवल कन्वेक्शन की डेफिनेशन ही थी, बाकी टाइप भी नहीं था, लेकिन हमने फिर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही बता दिया है। ठीक है, अब हमारा थर्ड मोड आ जाएगा हीट ट्रांसफर का, जिसे कहते हैं थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए थर्मल रेडिएशन। ये ऐसा मोड है जिसमें हीट ट्रांसफर के लिए मटेरियल की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंडक्शन में सॉलिड की जरूरत है, कन्वेक्शन में लिक्विड और गैस की जरूरत है, और रेडिएशन में जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे सन है तो सन से जो हीट है, सन की जो गर्मी है, जो हीट एनर्जी है, वो हम तक आ जाती है। ठीक है, वो रेडिएशन वहां भी ट्रेवल किया जब तक एटमॉस्फेयर नहीं था, मतलब सन से लेके अर्थ के सरफेस तक एटमॉस्फेयर था नहीं था, लेकिन वहां से वहां तक ट्रेवल करके आया ना। उसके बाद हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, हवा में मौजूद है, फिर भी रेडिएशन हमारे पास तक पहुंच जाता है। धूप लगती है तो गर्मी लगती है। आई बात समझ में। कौन सा रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, नाम याद रखिएगा। ठीक है, 12th पे काम आएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो सन से आता है उसकी वजह से हमें गर्मी लगती है, और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की मोहताज नहीं होती। आई बात समझ में। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, चाहे वो लाइट हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे एक्स रेज हो, चाहे गामा रेज हो, साथ होती हैं। ठीक है, इनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो वही तो बात हम अपने तरीके से लिखवा रहे हैं। समझ गए ना, थर्मल रेडिएशन क्या है, ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें हीट हाई टेम्परेचर जोन से लो टेम्परेचर जोन में जाती है विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इंटरवेनिंग मीडियम मतलब बीच में आने वाला जो भी मीडियम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में। बचपन में हम लोग ये सोचते थे कि गर्मियों के मौसम में धूप की वजह से हवा गर्म हो जाती है, तो ऐसा लगता था कि धूप रास्ते में हवा को गर्म करते हुए आती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसका हवा से कोई वास्ता ही नहीं है धूप का। ठीक है, तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन आता है वो धरती पे गिरता है, सरफेस पे गिरता है। ठीक है, जब सरफेस पे लगातार वो रेडिएशन गिरता रहता है तो सरफेस गर्म हो जाता है। तो जब गर्म हो जाता है तो हवा कन्वेक्शन से गर्म होती है। हाँ जी, सरफेस गर्म हो गया। ठीक है, सरफेस जब गर्म हो गया तो उसके कांटेक्ट में जो एयर है फिर वो गर्म होगी, मतलब जस्ट लाइक, फिर उस समय वो कहते हैं जमीन भुलभुल लग रही है। जब जमीन गर्म हो जाती है तो भुलभुल कहते हैं उसको। ठीक है, तो भुलभुल जमीन एक बर्नर का काम करती है।
ठीक है। फिर कन्वेक्शन का काम शुरू होता है। तो हवा कन्वेक्शन से गर्म होती है, ना कि रेडिएशन से। आई बात समझ में? तो लिखिए फटाक से थर्मल रेडिएशन, हेडिंग डालिए थर्मल रेडिएशन, लिखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर जोन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर जोन टू लो टेम्परेचर जोन, the process of transfer of heat from high temperature zone to low temperature zone, the process of transfer of heat from high temperature zone to low temperature zone, the process of transfer of heat from high temperature zone to low temperature zone without affecting the intervening medium, intervening, without affecting the intervening, without affecting the intervening medium is called thermal radiation, is called thermal radiation. The process of transfer of heat from high temperature zone to low temperature zone without affecting the intervening medium is called thermal radiation, is called thermal radiation. ठीक है। तो उस रेडिएशन से जो एनर्जी आती है उसे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। उस रेडिएशन से जो एनर्जी आती है उसे क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। तो हेडिंग डाल दिया रेडिएंट एनर्जी, RADIANT, रेडिएंट, RADIANT, रेडिएंट एनर्जी। एग्जाम्पल हमेशा सन वाला दिमाग में रखिए, ठीक है। कि सन क्या है? हॉट बॉडी है। अर्थ क्या है? कोल्ड बॉडी है। हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आ गई बिना मीडियम को डिस्टर्ब किए हुए, बिना मीडियम को गर्म किए हुए, ठीक है। तो रेडिएंट एनर्जी हेडिंग है, लिखिए द हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द हॉट बॉडी, जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, अलाउ, लोग आग जला देते हैं। तो जब आप आग के पास बैठते हैं तो आपको गरम गरम हवा नहीं लगती है, ठीक है। उसका रेडिएशन होता है, थर्मल रेडिएशन। जब आप आग के पास बैठते हैं तो जब वो आग जलती है तो जो रेडिएशन निकलता है आग से, वो रेडिएशन जब आपकी बॉडी पड़ता है तो आपको गर्मी गर्मी लगती है। आई बात समझ में? तो ये नहीं होता कि जब आग जलती है तो आसपास की हवा गर्म हो जाती है फिर वो गर्म गर्म हवा लगती है, नहीं, डायरेक्ट रेडिएशन लगता है फिर वो, ठीक है। तो हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द हॉट बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, मैंने बात है जो गर्म कही जा रही है उसके आसपास की सराउंडिंग कोल्ड ही होगी, ठंडी ही होगी। द हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द हॉट बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है माय डियर। जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, मतलब कंडक्शन कन्वेक्शन होता है, वैसे भी रेडिएशन भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक मतलब कि जैसे ये मान के चलिए कि कोई चीज अगर गर्म है, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है? ठंडा। अरे हम छोटी सी बात करते हैं, आप लोग हैं जो सुबह नहाते हैं, ठीक है, तो ठंडक लगती है, यानी आसपास के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हमारी बॉडी गर्म है, तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है? हीट रिलीज करने। हम कोई हीटर नहीं है, ये एक स्वाभाविक चीज है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर आसपास के सराउंडिंग के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक स्वाभाविक चीज है कि आपकी बॉडी से रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन की हेल्प से आपका एनर्जी रिलीज होता है, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो आपको ठंडा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें हवा का रोल नहीं है, हवा का भी है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए। इस समय हम बात केवल किसकी कर रहे हैं? रेडिएशन की कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, उसकी वजह से भी लफड़ा है, ठीक है। लेकिन ये एक स्वाभाविक चीज है कि कोई भी गर्म चीज होगी, उसके आसपास का वातावरण अगर ठंडा है तो ऑटोमेटिक वो रेडिएशन रिलीज करता है, रेडिएशन रिलीज करेगा। ये स्वाभाविक चीज है। आई बात समझ में? यानी उसको एक बताना नहीं पड़ता या इनिशिएट नहीं करना पड़ता, ये अपने आप होता है। समझ गए? तो बात हम ये बता रहे थे, स्वाभाविक वाली बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब ऑटोमेटिकली कोई चीज गर्म है, उसके आसपास का सराउंडिंग ठंडा है,
तो हीट ऑटोमेटिकली रिलीज होगी, तो बॉडी क्या होगी, ठंडी। बॉडी क्या होना शुरू हो जाएगी, ठंडी होना शुरू हो जाएगी। और जितना हीट एक बॉडी पर सेकेंड यानी पर यूनिट टाइम रिलीज करती है, इसी को हम लोग साइंस में कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग, ठंडे होने की दर, हिंदी में कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। यानी गर्म बॉडी एटमॉस्फेयर को कितनी हीट रिलीज कर देती है, दे देती है, अपॉन कितने टाइम में ये काम कर देती है, इसी को रेट ऑफ कूलिंग कहा जाता है। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें तो हीट का यूनिट जूल हुआ, टाइम का सेकेंड हुआ, इसको वाट कहते हैं। WATT ऐसे लिखिए, केवल कैपिटल W लिख दीजिए। ये हो गया इसका SI यूनिट। बात समझ में आ गई, क्या है रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए रेट ऑफ कूलिंग। लिखिए, द टाइम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, जिस चीज में टाइम से डिवाइड हो जाता है उसे टाइम रेट या सिंपली रेट बोला जाता है। द टाइम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी बाय द हॉट बॉडी, द टाइम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी बाय द हॉट बॉडी, the time rate of loss of heat energy by the hot body to its surroundings, या to its cold surroundings लिख दीजिए। the time rate of loss of heat energy by the hot body to its cold surroundings is called rate of cooling, is called rate of cooling। ऐसे लिख लीजिए, according to definition, हीट जो है स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो स्केलर आएगा, और ये है इसका SI यूनिट। चलिए अगला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन यहां पे भी हैं, अपनी टांग यहां पे बढ़ाई है इन्होंने। तो न्यूटन ने सिंपली आपके चाय पीने वाले फंडे को भी दिमाग लगा दिया उन्होंने। न्यूटन ने कहा कि जब चाय खौलती हुई हमारे पास आती है, जब तब जल्दी जल्दी ठंडी होती है, और जब गुनगुनी टाइप की हो जाती है तो चाय काफी देर तक गुनगुनी बनी रहती है। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, चाहे पियो चाहे ना पियो। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और अल्टीमेटली एक लॉ का नाम दे दिया, जिसे कह दिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो उन्होंने कहा कि ठंडे होने की जो स्पीड है, रेट ऑफ कूलिंग, जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। समझे? और आगे लगा दिया माइनस। क्यों लगा दिया? क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता चला जाता है। भाई मान लो 16 डिग्री पे है, जो सर्दी का मौसम चल रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, तुमको चाय एकदम खौला के एकदम 55 डिग्री पे दी गई है। ठीक है, तो 50 का डिफरेंस आया फिलहाल, है कि नहीं? डेल्टा टी कितना आया? 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये गरम चाय है वो रेडिएशन रिलीज करेगी, हर गरम चीज रेडिएशन रिलीज करती है। उसका टेम्परेचर खटाखट क्या आ जाएगा? 15 तक मान लो आ गया जल्दी से। ठीक है, उसके बाद गुनगुना हो गया मामला, 15-16 डिग्री सेल्सियस हम लोग आराम से, ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे। उसके बाद समझ गए ना? यानी कुल मिला के जब तक 55 से 15 नहीं हो जाता तब तक रेट जो रहता है वो हीट रिलीज करने का फास्ट हो जाता है। और जैसे जैसे ये डिफरेंस कम हो जाएगा, अब कितना डिफरेंस बचा? 10 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? तो समय क्या है? समय तो बढ़ ही रहा है, समय तो हमेशा बढ़ता है, लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
कमरे का तापमान उतना ही रहना है 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, तुम भट्टी थोड़ी जला रहे हो वहां पे, चाय रखी है केवल। आई बात समझ में? क्लियर? तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, हॉट बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो हीट भी जल्दी जल्दी रिलीज होती है, ज्यादा जल्दी जल्दी। और जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल करता जाता है हॉट बॉडी का, वैसे वैसे ये टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी हॉट बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता चला जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता चला जाता है, वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग यानी हीट लूज करने की जो रेट है, जो स्पीड है, इन ठंडे होने की जो स्पीड है वो भी कम होती चली है। इसी वजह से जब चाय गुनगुन मतलब गरम गरम आती है तो नॉर्मल टेम्परेचर तक, रूम टेम्परेचर तक आने में उसको देर नहीं लगती है, लेकिन जब एक बार रूम टेम्परेचर पे आ जाती है तो चाय काफी देर तक गुनगुनी बनी रहती है। आई बात समझ में? तो इसी को अगर हम सिंबॉलिक स्टाइल में लिखें, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, अभी बता रहे हैं, रेट ऑफ कूलिंग डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी या डी क्यू अपॉन डी टी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ टी माइनस टी नॉट, डी क्यू अपॉन डी टी। आप समझ गए? टी क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी है ना, और टी नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या कोल्ड सराउंडिंग्स। आई बात समझ में? तो आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं, हेडिंग डाल दीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा, according to this law, comma, the rate of cooling of a body, the rate of cooling of a body is directly proportional, rate of cooling of a body is directly proportional, rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference between, rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference between, according to this law, the rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference between the body, between the hot body, according to this law, the rate of cooling of a body, body hot है, ठीक है, according to this law, the rate of cooling of a body, body के चाहो तो बगल में ब्रैकेट में hot लिख लो, ठीक है, of a body ब्रैकेट में hot is directly proportional to the temperature difference between the hot body and its cold surroundings, comma, provided the temperature difference being small। मतलब ये ना हो कि मतलब तुमने एक आग का धधकता हुआ गोले घर में रख रखा है, 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और तुम्हारे कमरे का तापमान 25 डिग्री था, ऐसा ना कर देना, ठीक है, मतलब आसपास ही रहना चाहिए, ठीक, क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट बॉडी एंड इट्स कोल्ड सराउंडिंग, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। लिख लिया? ये कॉपी कर लीजिए इतना। हाँ जी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, ये डिराइव करने को आ जाता है स्पेशली इन सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, आईएससी में तो नहीं लगता, फाइनल एग्जाम में आता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल देंगे वो मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर, वो आईएससी में भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं मैथमेटिकल फॉर्म of Newton's law of cooling, Newton's law of cooling, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। चलिए, तो कल हमने आपको जो सिखाया था, वी नो दैट कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, यानी जिसको हम लोग dq अपॉन dt भी लिख सकते हैं,
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखो चाहे डी क्यू अपॉन डी टी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये परसों से कंटिन्यू हो रहा है। हाँ ठीक है, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ टी माइनस टी नॉट। याद आया कुछ? रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव, वही चाय वाला केस जो बता रहे थे। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बेटा हटाते हैं तो इक्वल लगा के कांस्टेंट आता है माइनस के नहीं तो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, तो टी माइनस टी नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब आप बचपन में छोटे थे तो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, Q बराबर श्रीमती। ठीक है, नहीं पढ़ाया गया तो देख लीजिए। अगर किसी चीज में टेम्परेचर कम हो रहा है, बनी बात है, जो चीज ठंडी हो रही है उसका टेम्परेचर तो कम होगा ही होगा, है ना। तो जब किसी चीज का टेम्परेचर कम होता है तो फॉर्मूला होता है Q बराबर श्रीमती। श्रीमती मतलब CM डेल्टा T, जहां पे C क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। C क्या होता है अभी लिखना नहीं है, ये स्पेसिफिक हीट होता है। M क्या होता है? बॉडी का मास होता है। डेल्टा T क्या होता है? राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर कह लो, चेंज इन टेम्परेचर। ये Q क्या है? दी गई हीट या ली गई हीट, ठीक है। तो ये हो गया हीट, तो बेसिकली इसको डेल्टा लिखना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसको समझिएगा, लिखेंगे बिकॉज टेम्परेचर ऑफ बॉडी will decrease, therefore ठीक। अब हम डी के हिसाब से काम कर रहे हैं तो डेल्टा नहीं लगाएंगे, तो जहां पे डेल्टा है वहां पे क्या लगा दें? समझ गए? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा, इस वजह से डेल्टा क्यू बराबर CM डेल्टा टी की जगह डी क्यू बराबर CM डी टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें अपॉन टी दिख रहा है, यहाँ अपॉन टी नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं लगा, तो हम इधर दोनों तरफ dt dt से डिवाइड कर देते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कहो तो अगला स्टेप में लिख दें dq बराबर CM dt, इसलिए अगले स्टेप में dq अपॉन dt बराबर CM dt अपॉन dt। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो गया? CM dt बाई dt बराबर माइनस का k t माइनस टी नॉट हो जाएगा। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, तो वो अलग डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये अलग चीज है T माइनस। ये टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा है? ये है हॉट बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, और ये चेंज इन टेम्परेचर dt किसका? बॉडी का ही चेंज इन टेम्परेचर। नहीं समझे? मतलब ये मान लीजिए चलिए 100 से 99 हो गया, 99 हो गया, ये कौन सा वाला है? ये dt वाला है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 100 माइनस 25 ये वाला है। नहीं समझे? दोनों कंबाइन कर देते बेटा, आ गया। हाँ कंबाइन तो कर ही दिया। तो dq अपॉन dt न्यूटन्स लॉ, वी नो दैट, लिख दे रहे हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये जो मैंने लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से लिखा है ये, ठीक है। और जब कोई चीज कूल हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर फॉल होगा, इस वजह से हम dq बराबर CM dt लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर dq अपॉन dt है, नीचे केवल dq था, तो मैंने dt से दोनों तरफ डिवाइड करके बराबर कर लिया, फिर इक्वेट कर दिया। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, ठीक है। कैसे? देखिए dt अपॉन t माइनस टी नॉट बराबर माइनस का k बाय CM dt। समझिए, dt को नीचे फेंक दिया, इस dt को उधर लेके चले गए और CM को नीचे फेंक दिया उससे। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, यानी क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट इंटू डी टी बराबर इंटीग्रेशन माइनस का k बाय CM
dt, ठीक है, बिना लिमिट का इंटीग्रेशन होगा, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आएगा तो कितना हो जाएगा, log बेस e t माइनस टी नॉट, जिसको ना आता हो इंटीग्रेशन वो रट सकता है, माइनस का k बाय cm कांस्टेंट है, इस वजह से बाहर आ जाएगा, अकेले dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, चलो मैं z लिख देता हूं, सुनो मेरी बात, ठीक है। जब बेटा बिना लिमिट का इंटीग्रेशन होता है, समझे भाई, लिमिट वाला इंटीग्रेशन होता है तो क्या कर रहे होते अभी तक हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये कर रहे होते हैं, लेकिन जब बिना लिमिट का इंटीग्रेशन होता है तो आखिरी में हमें क्या लगाना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग, हाँ जी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाना पड़ता है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब क्या कर लें, टेकिंग एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग जो है वो सीबीएसई वालों को 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, आईएससी वालों को 10th में पढ़ाया जाता है, और लॉग का बेसिकली यूज जो है वो केमिस्ट्री में ज्यादा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले सर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल मैं आखिरी स्टेप में मुझे जरूरत पड़ रही जरा सी मुझे। एंटी लॉग में होता क्या है कि अगर तुम इधर से लॉग हटाओगे तो इधर से हट तो जाएगा, जब हटेगा तो क्या बचेगा, टी माइनस टी नॉट, लेकिन जब ये हटेगा इधर से लॉग तो ये जितनी चीजें राइट साइड की हैं ये सब e की पावर में चढ़ जाएंगी, ये जो e लिखा है e की पावर माइनस का k बाई सी एम इंटू टी प्लस, समझ गए, ऐसे एंटी लॉग लिया जाता है। तो बस आखिरी स्टेप दोबारा समझाते हैं, t बराबर टी नॉट प्लस e की पावर माइनस का k बाय सी एम टी प्लस z, यही है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखने में बहुत खतरनाक दिखाई देने वाली चीज, ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की कतई बात नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा याद करना है, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूं, हम इसमें बेटा पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है यानी dq अपॉन dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस, हॉट बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब जब बनी बात है कोई बॉडी ठंडी हो रही है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जो चीज हीट लॉस करेगी। तो बेटे जब भी कोई बॉडी टेम्परेचर चेंज करती है अपना तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है Q बराबर CM डेल्टा T। तो क्योंकि हम लोग डेल्टा की जगह D इस्तेमाल कर रहे हैं तो dq बराबर CM dt लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे dq अपॉन dt है तो हम भी यहाँ पे क्या बना सकते हैं, dq अपॉन dt। तो CM dt अब समझ गया ना, दोनों तरफ dt कर दिए। तो देखो ये भी तुम्हारा क्या लिखा है dq अपॉन dt, ये भी dq अपॉन dt, दोनों को बराबर कर दें। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एक जैसे वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, बाकी सब दूसरी तरफ फेंक दीजिए। तो कैपिटल T और कैपिटल T यहाँ दिखाई दे रहा था तो हमने कैपिटल T वाले एक तरफ कर लिए, बाकी सब कुछ उधर फेंक दिया। जब वेरिएबल सेपरेबल होता है तो हमेशा इंटीग्रेशन शुरू किया जाता है। वेरिएबल सेपरेबल हो जाने के बाद हमेशा इंटीग्रेशन किया जाता है, कभी भी देख लेना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, पता तो था नहीं कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट चलना है, इसलिए बिना लिमिट का इंटीग्रेशन किया। नॉर्मली तुमने लिखा देखा होगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो जब लिमिट नहीं है तो बिना लिमिट का जब इंटीग्रेशन होता है तो इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। चलो नाम याद रखो लिखने से मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल। जब लिमिट वाला होता है तो उसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस जैसे नॉर्मली इंटीग्रेशन होता है वैसे ही किया जाता है, बस उसमें एक कांस्टेंट अलग से जोड़ दिया जाता है। अपने मन से अल्फा बीटा गामा डेल्टा जेड डब्ल्यू जो लिखना चाहो सो लिख लो। नॉर्मली लोग कांस्टेंट को के लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे के आ चुका था इस वजह से मैंने के नहीं लिखा, कंफ्यूजन हो जाता है, समझ गए। तो 1/t माइनस टी नॉट को इंटीग्रेट करेंगे तो log t माइनस टी नॉट बेस e आ जाएगा और ये माइनस का k बाई सी एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट z हो जाएगा। अगला स्टेप है एंटी लॉग ले लेना। एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, एंटी लॉग का मतलब है लॉग हटाना है,
और जब आप log हटाते हो तो हट तो जाता है, लेकिन दूसरी साइड में जो कुछ भी है वो बेस में जो भी लिखा होता है उसकी पावर में चढ़ जाता है। यानी यहाँ पे log बेस e था तो इस तरफ e की पावर में चढ़ जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैथ्स में पढ़ाया जाता है। फिर टी नॉट को इधर भेज दिया, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नोट कर लीजिए। तो इस इक्वेशन के आधार पर अगर आपसे कोई ग्राफ बनाने को कह दे कि बॉडी का टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाइए समय के साथ, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी विद टाइम, ठीक है, जानबूझ के नहीं रख किया। वेरिएशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी विद टाइम। यानी एक ग्राफ बना के वेरिएशन शो करना है कि कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज होता है। तो बस बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये टेम्परेचर और ये टाइम का ग्राफ हो तो ये ग्राफ कुछ यूं बनता है। सॉरी, छूटा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये पैरेलल हो जाएगा बट टच नहीं करेगा। इसका क्या सेंस है मैं समझाता हूँ। इसका सेंस ये है कि कोई भी बॉडी रूम टेम्परेचर तक आने में कितना टाइम लेती है? इनफाइनाइट टाइम लेती है, क्योंकि आखिरी में पैरेलल हो गई। ठीक है, पैरेलल लाइंस किस बात को रिप्रेजेंट करती हो, कहाँ मीट करती है पैरेलल लाइंस? इनफाइनाइट पे मीट करती है। ठीक है, यानी इसका मतलब अनंत समय बाद ही ये ग्राफ इसको छुएगा, और जब ये ग्राफ छुएगा उस समय क्या मतलब होगा कि टेम्परेचर कितना हो गया है? 0 हो गया है, टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया है। ठीक है, यानी बॉडी को 100% कूल होने में, ठीक है, बिल्कुल जड़ से ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट। अर्थात मोटी मोटी भाषा में बॉडी कंप्लीटली कूल कभी नहीं होगी। आई बात समझ में? ग्राफ बना लीजिए। ऊपर वाला टी टाइम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, कैपिटल टी, मैं बार बार कह रहा हूं, कैपिटल टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है। टेम्परेचर टी बिल्कुल हो सकता है माय डियर, ये चीज संभव है। यही चीज रेडियो एक्टिविटी में भी होती है। ये हाँ जी, रेडियो एक्टिव डीके भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल अपना रेडियो एक्टिव एक्शन खत्म इसी स्टाइल से करता है। इस स्टाइल से पहले बहुत तेजी से डीके शुरू होता है, फिर डीके स्लो हो जाता है। मैं आपको बार बार रेडियो एक्टिविटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगले साल आपको यही चीज पढ़नी पड़ेगी। बस अभी टेम्परेचर का मामला है, उस समय रेडियो एक्टिविटी का मामला होगा। ठीक है, शुरुआत में रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बहुत तेजी से होता है कि बस वही लगता है अभी बस कल ही परसों में सारा सैंपल खत्म हो जाएगा डीके हो आके। लेकिन जैसे जैसे उस सैंपल का अमाउंट कम होता चला जाता है, वो डीके रेट भी स्लो होता चला जाता है, स्लो होता चला जाता है, सुपर स्लो होता चला जाता है। यानी वो इनफाइनाइट टाइम तक डीके होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। यानी रेडिएशन एमिट होता ही रहता है इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से आज भी समस्याएं वहाँ पे मौजूद है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ रेडिएशन फैला हुआ है। ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ कितने समय पहले हुआ था, ठीक है, पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन वो रेडिएशन चाहे बहुत सालों बाद कम हो जाए, खत्म कभी नहीं होगा। आई बात समझ? कॉपी कर लीजिए। अब भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में इसका एक
स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला बनाया गया है कुछ ऐसे सवाल करने के लिए कि भैया इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक ठंडा होने में इतना समय लगा, अब बताओ इतने टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर तक ठंडा होने में और कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी फॉर्मूले को और डेवलप, कभी नोट मत करिएगा, इसी फॉर्मूले को और डेवलप किया गया, मतलब और स्पेशलाइज बनाया गया। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आया कि T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस T0। अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा। T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। T1 T2 क्या है? T1 हाई टेम्परेचर, T2 लो, उसी बॉडी का। हाँ उसी बॉडी का, ठीक है। और T1 से T2 आते में कितना समय लग गया? T स्मॉल t टाइम। K कोई भी कांस्टेंट है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको। T0 क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो अपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के दौरान ही ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखिए, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। A body cools from 80 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 5 minutes. A body cools from 80 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 5 minutes. ठीक है? Find the time taken by it Find the time taken by it if it cools from 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. If it cools from 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Full stop. Given temperature of surrounding to be 20 degrees Celsius. Given temperature of the surrounding to be 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब अगर कोई बच्चा मोटी बुद्धि का हो तो कहेगा ऐसा है, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं कि भाई 60 से 30 हुआ, सॉरी पहले कितना था? 80 से 50 हुआ, 80 से 50 हुआ कितने समय में? 5 मिनट में। तो अगर हमसे ये पूछ रहे हैं कि 60 से 30 कितना होगा, तो फिर तो 5 मिनट हो गए। हमने कहा था मोटी बुद्धि वालों के लिए। सर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग किसका दिया है? मुझे समझ में नहीं आया तुम कंफ्यूज क्यों हो, वाई यू आर कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे समझो, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब इस कमरे का तापमान है, और जिस बॉडी की बात हो रही है वो मैं हूं। तो कमरे का टेम्परेचर अलग चीज हो गया, मेरा टेम्परेचर अलग चीज हो गया। सराउंडिंग के कंपैरिजन में मैं ज्यादा टेम्परेचर पे हूं, तो अगर सराउंडिंग का मुझसे एक्सपोजर होगा तो ऑब्वियसली रेडिएशन पैदा होगा और मेरा टेम्परेचर कम होने लगेगा, क्योंकि मैं हीट रिलीज करूंगा। बात समझ में आई? दिमाग में बिठाओ इस चीज को, कल से तुम कंफ्यूज दिखाई दे रही हो। ठीक है, जिस बॉडी का जिक्र हो रहा है वो कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन में हाई है। T0 इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब आसपास का वातावरण, कमरे का वातावरण, कमरे का तापमान। आई बात समझ में? और जिस बॉडी की बात कर रहे हैं जो ठंडी हो रही है वो मैं हूं। ठीक, क्लियर? तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस आने में 5 मिनट लगते हैं। तो फॉल कितना हुआ टेम्परेचर का? 30 डिग्री का। फिर उसने कहा कि 60 से 30 आना है,
इसका मतलब मूर्ख बनाया जा रहा है। ये भी तो 30 डिग्री का ही फॉल हो रहा है बॉडी का, तो इतना ही आना चाहिए। ये फर्जी में टेम्परेचर और सराउंडिंग दे रखे हैं 20 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस फर्जी में टेम्परेचर का, सब टेम्परेचर और सराउंडिंग दे रखा है नहीं। अब हम बात करते हैं समझदार बच्चे की, समझदार इंसान की बात करते हैं। लॉजिक की बात है कि 80 से 50 जब रहा होगा तो रेट फास्ट रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती जाती है वैसे वैसे उसके ठंडे होने का रेट स्लो होता चला जाता है। चाय का एग्जांपल दिया था, तो 80 से 50 आने में रेट फास्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है। सेकेंड केस में 60 से 30 आना है, कंपैरेटिवली टेम्परेचर लो है, मतलब स्लो हुआ होगा, यानी 100% टाइम 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। ये पल्ले पड़ा। अब कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब समझदार इंसान की बात ये कि पहले बार समझ में आ गया, नहीं आ गया? 30 डिग्री का चेंज यहां भी है, 30 डिग्री का चेंज यहां भी है, लेकिन ये ज्यादा हाई टेम्परेचर में चेंज था, तो ये थोड़ा नीचे का टेम्परेचर है। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो रेट ऑफ हीट लॉस फास्ट होता है, बाद में कम हो जाता है। बस इसी फॉर्मूले को दोनों कंडीशन में 2 बार लगाना है बस, और डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो चलो फॉर फर्स्ट केस, पहला केस T1 माइनस T2, T1 हुआ 80, T2 हुआ 50 अपॉन T है 5 मिनट, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर भी तुम्हारा मिनट में ही आएगा, इज इक्वल टू K 80 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट काम खत्म। फॉर सेकेंड केस फिर से ये फॉर्मूला लगा दो, बहुत आसान होता है। 60 से 30 है तो यही लगाओ, 60 माइनस 30 बटे T निकालना है, टाइम निकालना है, बराबर K 60 प्लस 30 बटे 2 माइनस 20। इक्वेशन सेकेंड डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट को सेकेंड से, तो 80 माइनस 50 अपॉन 5 होल अपॉन 60 माइनस 30 अपॉन T बराबर ये K है 80 प्लस 50 बटे 2 माइनस 20 अपॉन K 60 प्लस 30 बटे 2 माइनस 20। अब आगे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। 80 माइनस 50 30 अपॉन 5, T ऊपर गया 5 नीचे है, सॉरी T ऊपर गया और ये 30 है, इज इक्वल टू K से K कैंसिल हो गया, 80 50 130, बोलो 130 बटे 2 65, 65 माइनस 20 45 अपॉन 60 30 90, 90 बटे 2 45, 45 माइनस 20 25, तो 30 से 30 कैंसिल, 55 25 5 9 45। ले T की वैल्यू कितनी आ गई? 9 मिनट। हो गया स्लो? ठीक है, बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे आगे की, बिहेवियर ऑफ मटेरियल टुवर्ड्स रेडिएशन। जब किसी मटेरियल पे रेडिएशन गिरता है तो उसका क्या असर पड़ता है, जल्दी नोट करिए। हेडिंग डाल रहा हूं ऊपर तब तक मैं। बिहेवियर ऑफ मटेरियल टुवर्ड्स रेडिएशन, behavior of material towards radiation, behavior of material towards radiation। ठीक है, मान लीजिए कि कंसीडर द सिचुएशन, आपके पास एक ब्लॉक है, कोई किसी मटेरियल का एक टुकड़ा है और एक रेडिएशन गिरा, ये रेडिएशन गिरा, ठीक है।
रेडिएशन जो गिरा माय डियर, उसका टोटल अमाउंट क्या है? Q। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। टोटल अमाउंट क्या है? Q। अब मटेरियल 3 काम करता है। कुछ रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट इज QR, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, कुछ अमाउंट अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो गया, QA, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट। और कुछ बहुत अमाउंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 अलग अलग रेज है, ये केवल दिखाने का तरीका है कि टोटल में से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया, बाहर नहीं आ पाया, और कुछ हिस्सा लाइट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बाहर आ गया। बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद आया कुछ? ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो ये हो गया ट्रांसमिटेड QT। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? रिफ्लेक्टेड हीट। ये हो गया एब्जॉर्ब्ड हीट। ये हो गया ट्रांसमिटेड हीट। अब आप मोटा मोटा आइडिया समझिए गए होगे। यहां पर मोटा मोटा आइडिया ये है कि Q बराबर QR प्लस QA प्लस QT के बराबर होगा। भाई टोटल जितनी हीट गिरी उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एब्जॉर्ब हुई, कुछ ट्रांसमिट हुई। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल बन जानी चाहिए। तो इसी छोटे से मोटे से आइडिया को क्या कहते हैं? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझे? अब ये लिख दिया तो वजन आ गया बात में। तो बात साधारण सी है, कंजर्वेशन ही तो है कि जब मटेरियल पे गिरी एनर्जी, उससे पहले टोटल Q थी, गिरने के बाद टोटल एनर्जी 3 पार्ट में टूट गई, है ना? तो टकराने के पहले एनर्जी जो थी, टकराने के बाद जो एनर्जी है, रहेगी तो बराबर ही ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूरे में से, जैसे QAT लिखा, Q बराबर QR, QA और QT में से दोनों तरफ अगर मैं Q से डिवाइड कर दूं, बहुत ध्यान समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया 1। इसे कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टेंस, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं एब्जॉर्बटेंस, जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसमिटेंस, जिसे स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि इधर है 1, ये हो गया रैट माने चूहा। ठीक है, एक चूहा। ठीक है, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस, ट्रांसमिटेंस सब यूनिटलेस होते हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सब के सब यूनिटलेस होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? कॉपी करिए इसको। एक चीज अच्छा और कर लीजिए पहले, उसके बाद नोट करिएगा। देखो, 3 डिपार्टमेंट में तोड़ देता हूं। 3 अलग अलग प्रकार की बॉडीज और हो सकती है। आइडियल बॉडीज, ऐसी बॉडी जो प्योरली रिफ्लेक्ट ही करती हो, यानी टोटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। टोटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, अगर बॉडी टोटली रिफ्लेक्टिंग है, यानी ना वो एब्सॉर्ब कर रही है ना ट्रांसमिट कर रही है, पूरा रिफ्लेक्ट करे फेंके दे रही है, इसका मतलब उसका एब्सॉर्बटेंस भी 0 और ट्रांसमिटेंस भी, यानी कुल मिला के केवल क्या बचेगा? रिफ्लेक्टेंस ही बचेगा। वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी बॉडी जो प्योरली एब्सॉर्ब ही कर रही हो, यानी टोटली
एब्जॉर्बिंग बॉडी। अगर बॉडी टोटली एब्जॉर्बिंग होगी यानी वो ना रिफ्लेक्ट कर रही है ना ट्रांसमिट कर रही है, मतलब उसका रिफ्लेक्टेंस 0 और ट्रांसमिटेंस भी 0, यानी क्या हो गया, A = 1 हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं भुजंग करिया बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, ना रिफ्लेक्ट करे और ना ट्रांसमिट करे, उसे हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दिस इज अ केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट वन पे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और तीसरा केस देख लेते हैं जो 100% ट्रांसमिट कर दे, टोटली ट्रांसमिटिंग बॉडी। टोटली ट्रांसमिटिंग बॉडी यानी ना वो एब्जॉर्ब करेगी और ना वो रिफ्लेक्ट करेगी, यानी उसका ट्रांसमिटेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इट इज अ केस ऑफ, यहां लिख दे रहा हूं, केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक है होता होगा, करिया बॉडी होती होगी। तो भैया बॉडी करिया नहीं होती है, उसका केवल ब्लैक कहने का मतलब यहाँ पे नेचर से है सिर्फ, कि वो बॉडी का जो नेचर है वो प्योरली एब्जॉर्बिंग है। मतलब वैसे भी डार्क कलर्स जो होते हैं, जैसे ब्लैक की ही बात कर ली जाए तो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं गुड एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, इस वजह से परफेक्टली ब्लैक बॉडी नाम लिखा जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही हो। ठीक है, ऐसी कोई भी बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाला जो रेडिएशन है उसको 100% एब्जॉर्ब करेगी, उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। कॉपी कर लीजिए।